हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का 6वां चैप्टर हम पढ़ेंगे, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो आपने बहुत सारे स्थल देखे होंगे जिसमें कई सारे ऊबड़ खाबड़, ऊपर नीचे, पहाड़, पठार और स्थल जिस पे हम लोग रहते हैं, आपने कई सारे देखे होंगे। तो आपने कभी सोचा नहीं कि ये किस तरह से बनते हैं? तो पृथ्वी में दो प्रकार की क्रियाएं होती है, एक आंतरिक और एक बाह्य। तो जब हम पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं देखते हैं, तो पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। तो ये क्यों होते हैं? ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस मैदान पर हम रहते हैं, या अभी आप बैठे या खड़े होंगे, उसमें धीरे धीरे गति हो रहा है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। तो वो हो रहा था आंतरिक प्रक्रिया के कारण। और पृथ्वी की जो दूसरी है प्रक्रिया, उसको बाह्य प्रक्रिया कहते हैं। तो जिस स्थल के लगातार टूटने एवं बनने की जो प्रक्रिया होती है, उसे ही हम बाह्य प्रक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है? पृथ्वी की सतह के टूट कर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। इसमें अपर्दन होता है, निक्षेपण होता है। तो अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। अपर्दन से टूटती है और निक्षेपण से वो फिर बनती है। और ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि पर्वत, पठार और मैदान कैसे बने हैं। और उससे पहले हम जान लेते हैं पहाड़ी क्या है। पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो आसपास की भूमि से ऊपर उठी होती है और 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को क्या कहा जाता है? पर्वत कहा जाता है। तो इतना तो आपको पता होगा। 8,000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताइए। इतना तो आपको पता ही होगा, माउंट एवरेस्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्वत। तो पर्वत क्या है? पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार क्या होता है? चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्रों से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। तो जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे, वहाँ पे जलवायु आपको ठंडी होती जाएगी, गैसों की मात्रा कम होती जाएगी, गैसों का सघन कम होता जाएगा, मतलब विरल माध्यम हो जाता है। कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। जैसे बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हिमानी। इसको इंग्लिश में ग्लेशियर भी बोलते हैं। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत है जो समुद्र के भीतर हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कम लोग निवास करते हैं, क्योंकि वहाँ रहने योग्य मौसम नहीं होता, जिसमें वहाँ पे लोग निवास नहीं कर पाते हैं ज़्यादा। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। तो जब कृषि योग्य भूमि की कमी होगी तो वहाँ सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। जब पृथ्वी एक क्रम में, आपने कई बार देखा होगा मूवी में या फिर किसी चित्र में, कि पृथ्वी पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित जब हो दिखती है तो उसे हम श्रृंखला कहते हैं। तो जब ऐसे ऐसे फॉर्म में जब पर्वत दिखेगा तो श्रृंखला कहते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं में क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। जैसे कि हिमालय हो गया, आल्पस हो गया, एंडीज हो गया। हिमालय कहाँ? एशिया में। आल्पस कहाँ? यूरोप में। और एंडीज दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था, पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है।
तो पर्वतों का आकार और ऊंचाई दोनों अलग अलग होता है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, बृहस्पति पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा अल्पस वलित पर्वत है। हिमालय और अल्पस क्या है? वलित पर्वत है, जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। शंक्वाकार आपको पता ही होगा, इस आकार में रहते हैं शंक्वाकार। ये जो ऊपर का आकार है तो इसको शंक्वाकार बोलते हैं। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। तो भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। तो हमें यह प्रत्यक्ष रूप से इसका अपरदन का उदाहरण देखने को मिलता है अरावली श्रृंखला के रूप में। उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये पुराने वलित पर्वत हैं। तो अरावली उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन और रूस के यूराल पर्वत, ये तीनों क्या हैं? पुराने वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब बृहस्पति पर्वत का निर्माण होता है। तो इसमें क्या होता है? ऊपर उठे हुए खंड को हास्ट या खंड और नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका, भ्रंश या ग्राबेन कहा जाता है। तो यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, ऊपर उठे हुए खंड को खंड और जो अंदर धसा हुआ है उसको द्रोणिका, भ्रंश या ग्राबेन कह सकते हैं। यूरोप की राइन घाटी तथा वेसेज पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण है। तो ये आप याद कर सकते हैं, यूरोप की राइन घाटी और वासेज पर्वत इसके उदाहरण के रूप में कभी कभी कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ देते हैं। तो आप एटलस में भी इसको देख सकते हैं। ज्वालामुखी पर्वत एवं ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। तो ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनता है? ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फुजियामा इसी तरह के पर्वतों का उदाहरण है। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फुजियामा इस तरह के पर्वत के उदाहरण है। किस तरह के पर्वत के? ज्वालामुखी पर्वत के। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। तो किस दृष्टि से लाभदायक होते हैं, चलिए वो देख लेते हैं। वहीं पर्वत जल के संग्राहक होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। तो पर्वत किससे आते हैं? पर्वतों का स्रोत क्या होता है? हिमानियों से। पर्वत क्या होते हैं? जल के संग्राहक होते हैं, इसलिए बहुत लाभदायक भी हैं। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो जो पर्वत जल के संग्राहक हैं तो और वो जलाशयों के जलों को लोगों तक पहुंचाया जाता है, जिससे लोगों को जल मिल सकता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई एवं पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। नदी, घाटियों तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार के वनस्पतियों तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। जब हम घूमने जाते हैं, लेह हो गया, लद्दाख हो गया, ऊटी हो गया, वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्काइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। आपने मूवी में या फिर सैलानियों को देखा होगा कि नदी में राफ्टिंग और पहाड़ों पर ग्लेशियर में पैराग्लाइडिंग करते हुए। तो क्या आप हिमालय में स्थित कुछ स्थानों के नाम बता सकते हैं जहाँ ये खेले जाते हैं? तो सर्च करके बताइए कमेंट बॉक्स में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पर्वतों के बारे में आप जान लिया कि पर्वत का स्रोत क्या है, कितना उपयोग है हमारे जीवन में, और किन किन लोगों के लिए लाभदायक है और क्या महत्व है उसका। तो पढ़ते हैं पठार। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा कि इनका ऊपरी भाग मेज के समान होता है। तो आप ऐसे देख कह सकते हैं, ये हिस्सा मेज के जो समान है, ये अगर ऐसा हमें दिखता है तो वो पठार है। मतलब उसका शिखर अपर्दन के कारण नहीं है, पर्दित हो गया। तो किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एक किनारा, दो किनारा। अगर आप और ऐसे देखेंगे 3 4, तो एक से अधिक किनारे जिनके ढाल क्या होते हैं, खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। तो देख सकते हैं भारत में क्या है, दक्कन पठार। केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार तथा ऑस्ट्रेलिया का क्या है, पश्चिमी पठार। तो इस तरह से एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। तिब्बत का पठार जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, और इसकी ऊंचाई क्या है, समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुर मात्रा होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। तो हम देख सकते हैं बहुत सारे खनन क्षेत्र वो कहाँ स्थित है, पठारी भागों में। जैसे अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि पठार हमारे लिए कितना उपयोगी है। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कंपटीशन में, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात। और कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ होती है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। वैसे हम लोग देखें तो पर्वत और पठारों के उपयोग, उनका महत्व क्या है। इस प्रकार हम अब देख सकते हैं मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। एकदम जो प्लेन आपने देखा होगा जिस पे हम लोग रहते हैं, तो समतल भूमि होती है। तो समतल भूमि का बहुत बड़ा भाग ही क्या है, मैदान है। वे सामान्यतः माध्य समुद्री स्थल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। जब आप किसी बीच पे जाते हैं, वहाँ नदियाँ देखते हैं, तो उस तरह से हम कह सकते हैं कि 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल और कुछ तरंगित होते हैं। अधिकांश मैदान नदियों एवं उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित कर देती हैं। जब नदियाँ पर्वत के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तो उसको क्या करती हैं, अपर्दित करती जाती हैं, और वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले आती हैं, अपने साथ बहा ले आती हैं। और जो अपने साथ लाती हैं जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट, वे घाटियों में क्या करती हैं, निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण हुआ है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं क्योंकि पत्थर, बालू और जो सिल्ट नदियाँ लाती हैं वे कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो मैदान को क्या करते हैं, उपजाऊ बना देते हैं।
यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान हो जाता है, क्योंकि ये समतल होते हैं, इसीलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं, इसीलिए यहाँ पे बसाव ज़्यादा होता है। तो गंगा का मैदान जिसे हम नॉर्थ इंडिया में देख सकते हैं, वो निक्षेपों से ही बना है। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान और चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान और चीन में यांगत्से का मैदान। मैदान मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या बसाव भी हो सकता है, खेती भी हो सकती है क्योंकि उपजाऊ ज़मीन मिल जाती है। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने एवं खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए क्या हो जाता है, काफ़ी उपयुक्त हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जो कि नॉर्थ इंडिया वाला क्षेत्र है, वहाँ सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। स्थल रूप में लोग स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करता है। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है और मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में क्या हो जाता है, सरल हो जाता है, क्योंकि वहाँ जीवन अनुकूल हो जाता है, रहने योग्य हो जाता है। मैदानों में फसलों का उगाना, घर बनाना और सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। तो विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? तो बता सकते हैं क्या आप कि क्या क्या अंतर है? तो मैंने अभी पहले बताया, और कुछ दो चार आप अगर और जानते हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में बताइए। कभी कभी देखते हैं प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, जैसे भूकंप हुआ, ज्वालामुखी का उद्गार, तूफान, बाढ़, जो कि क्या करते हैं, बहुत विनाश करते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनसे होने वाली जो खतरे होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। टाल तो नहीं सकते, लेकिन कम किया जा सकता है। हम कितने तरीक़ों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण। तो जहाँ खेती के लिए उपयुक्त भूमि है वहाँ पे हम मकानों का निर्माण कर देते हैं। आपने देखा होगा कई सारे स्कूल, मकान, कॉलेजेस खेतों में बने हुए हैं। इस प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो उन्हें गंदा कर देते हैं, जिससे हमारा वातावरण क्या हो जाता है, प्रदूषित होता है, हमारे आसपास का क्षेत्र प्रदूषित हो जाता है। तो हमें इससे बचना चाहिए। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित वातावरण और पृथ्वी को सुरक्षित रखें। तो इस तरह ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं? अभी आपने पढ़ा मैदान, पर्वत, पठार। पर्वत एवं पठार में क्या अंतर होता है? पर्वत का सिर शंक्वाकार होता है और पठार का क्या होता है, समतल होता है। पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? वलित पर्वत, भ्रंतोच्च पर्वत, ऐसे कई सारे आपने पढ़े हैं अभी। मनुष्य के पर्वत किस प्रकार उपयोगी हैं? तो उसमें जल संग्राहक होता है, जिससे हमें जल मिलता है। मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है? अभी आपने पढ़ा नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं। क्यों? पर्वतों में जनसंख्या कम होती है। क्यों? तो क्योंकि वहाँ जीवन अनुकूल नहीं होता है, और मैदानों में जीवन अनुकूल परिस्थिति में होता है पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। ऊंचाई के मामले में हिमानी कहाँ पाया जाता है? पर्वतों में।
दक्कन पठार कहाँ स्थित है? भारत में। यांगत्से नदी कहाँ बहती है? चीन में। यांगत्से का मैदान याद करिए। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी आपने पढ़ा। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं? अभी आपने पढ़ा, मैदान कहते हैं। हिमालय एल्प्स किसके उदाहरण है? वल्ली पर्वत के उदाहरण है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुर मात्रा होती है। तो कहाँ होती है बताइए? तो मैंने अभी बोला वो सही है? नहीं, पठारी क्षेत्रों में। श्रृंखला क्या है? पर्वतों का एक क्रम है। तो ऐसे ये चैप्टर पूरा हुआ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर चैप्टर पसंद आया और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट, और क्या मैं इसमें सुधार कर सकती हूँ कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।